मैं अस्पताल की विशाल सफेद इमारत के सामने पसरे लॉन पर बिछा हरी घास के मखमली नरम गलीचे पर ढह सी गई। नीम के सघन वृक्ष की शीतल छाया में जून की उस तपती दोपहरी में झुलसे तन मन को राहत सी मिली। देर तक आंखें मूंदे में सुस्ताती रही। इस अवस्था में, ऐसी मनः स्थिति में दिल्ली से गाजियाबाद तक का सफर उस खटारा बस में करते करते शरीर के एक एक जोड़ में टीस उठने लगी थी। ताऊजी का तार आया था। कैंसरग्रस्त ताईजी जिंदगी की अंतिम घड़ियां गिन रही हैं, चाहो तो आकर देख जाओ। सुबह 9 बजे तार मिला था। 8:45 बजे अनिल ऑफिस के लिए रवाना हो चुके थे। बदहवास सी बिना कुछ सोचे समझे मैं तुरंत अस्पताल पहुंचने को झटपटा उठी। उसी समय कमरे में ताला लगाकर मैं तुरंत निकल पड़ी। 9:30 वाली बस पकड़कर हर हाल में 11 बजे तक गाजियाबाद पहुंच ही जाऊंगी। यही सोचकर मैं तेज तेज कदम बढ़ाती बस स्टॉप पहुंची। किसी तरह धक्का मुक्की करके बस में एक पांव रख सकने लायक जगह बना सकी। धक्के खा खा कर चलती बस से एक एक हड्डी कड़कने लगी थी। पास की सीट पर एक मोटी सी हरियाणवी औरत नाक बहाते 4-5 साल के बच्चे के साथ पूरी सीट पर पसरी ऊँघ रही थी। मैली कीचड़ धोती जम्पर से दुर्गंध आ रही थी। मेरा मन वितृष्णा से भर गया। अचानक बस के एक जोरदार झटके से उसकी आंख खुल गई। एक बार उसने अपनी उनींदी आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर खिसक कर जगह बनाती हुई बोली, बैठ जाओ बहन जी। मैं विवश सी उतनी सी जगह पर किसी तरह से टिक गई। वह कुछ देर तक बस में भरी भीड़ को कोसती रही, फिर अचानक पूछ बैठी, आप कहाँ जाओगी बहन जी? गाजियाबाद, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अच्छा अच्छा, कोई रिश्तेदारी में जा रही हो? मैं फिर अपने ख्यालों में खो गई। अम्मा की मौत के बाद ताई जी ने ही मुझे पाला पोसा था। अम्मा और ताई, जो बचपन की पक्की सहेलियां व चचेरी बहनें थीं, ब्याह कर एक ही घर में आने के कारण वह स्नेह और भी प्रगाढ़ हो गया था। ससुराल में भी वे जेठानी देवरानी बनकर नहीं रहीं, बल्कि सहेलियों की तरह ही रहती थीं। मेरे जन्म से 5 महीने पहले ही ताई जी ने विजय भैया को जन्म दिया था। पूरा घर खुश था, लेकिन ताई जी लड़की चाहती थीं। अपने घर में वे 5 भाइयों की इकलौती बहन थीं। उन्हें उदास देखकर अम्मा ने कहा था, तुम उदास मत हो जीजी, मेरी बच्ची होगी तो मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगी। अम्मा ने शायद होनी को भांप लिया था। मेरे समय में वे अक्सर बीमार रहा करती थीं और मेरे जन्म के 1 हफ्ते बाद ही मुझे ताई जी की गोद में डाल अम्मा ने आंखें मूंद लीं। अपने 5 महीने के अबोध शिशु को भुला बिसरा ताई, जो मेरी ही परवरिश में खो गईं। शायद अपनी बचपन की प्रिय सखी को वे मुझ में तलाश करती थीं और उसके विछोह का दुख वे मुझे पाकर भुलाना चाहती थीं। बाबूजी ने तो कभी मुझे छुआ तक नहीं। हाँ, ताऊजी जरूर कभी कभार मुझे दुलरा देते और भूले भटके एकाध फ्रॉक भी ले ही आते थे। उस पूरे घर में ताई जी मेरे लिए एक ऐसा विटप थी जिसकी सघन छाया में मैं पूर्णतः सुरक्षित थी। घर भर की जिम्मेदारियां सहेज ही अपने ऊपर ओढ़ लेने की प्रवृत्ति ने उन्हें पति और बच्चों से बहुत दूर कर दिया था, लेकिन मैं नितांत उनकी अपनी थी। शायद इसलिए कि हम दोनों के मन की प्यास एक ही थी और वह एक दूसरे से ही बुझती भी थी। फिर वह दिन दादी, बाबूजी, ताऊजी सभी से लड़ झगड़ कर ताई जी ने मुझे कॉलेज में दाखिला करा दिया था। सभी ने उनका घोर विरोध किया था। दादी ने तो यहाँ तक कह दिया था, देखना एक दिन यह लड़की सारे घर की नाक कटवाएगी। लेकिन ताई जी का वह दृढ़ विश्वास मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। कहाँ क्या कमी रह गई थी ताई जी का दृढ़ विश्वास खंडित करते समय? मैं कुछ न सोच सकी थी। बस मैं यही जानती थी कि मेरी तृष्णा का अंत अनिल को पाने पर ही होगा, और यह भी कि यह संबंध घर वालों को फूटी आंख न सुहाएगा। जाति पाति के मामले में ताई जी बहुत कट्टर थीं। वे इस मोर्चे पर जरूर हार जाएंगी और मैंने चुपचाप अनिल से कोर्ट मैरिज कर ली थी। शाम को अनिल के बहुत जोर देने पर मैं घर जाने को तैयार हुई थी, लेकिन देहरी पर पांव रखते ही ताऊ जी की गरजती आवाज और ताई जी की अश्रुपूरित लाल सूजी हुई आंखों ने हमें जहां का तहां जड़ कर दिया। जाने क्या क्या कहते रहे सब लोग। मैं और अनिल सिर झुकाए सुनते रहे, लेकिन ताई जी कुछ न बोली। मैं उनके पांव छूने झुकी तो वह एकदम फूट पड़ी। हमसे क्या गलती हो गई मधु, जो तुमने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया और हमसे पूछा भी नहीं? वे तेजी से भीतर पलट गई और भड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। फिर हम वहां न रुक सके। अनिल ने दिल्ली में काम ढूंढ लिया और अपने दोस्त के यहाँ एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। बहुत दिनों तक ताई जी की उलाहना देती लाल लाल आंखें मेरे मन में टीस जगाती रहीं। मैंने चोरी छिपे 2 पत्र भी लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हफ्तों बेसब्री से इंतजार करने के बाद मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी
क्या सचमुच मेरा अपराध इतना बड़ा था कि ताई जी भी मुझे क्षमा न कर सकी? अनिल के प्यार के सहारे धीरे धीरे मैं भी सब कुछ भुलाकर अपनी गृहस्थी में रम गई। प्रेम का प्रथम पुष्प मेरी कोख में कुलबुलाने लगा था। मैं आने वाले नन्हे मेहमान के सपने में खो गई। सब कुछ भूल भी चुकी थी, लेकिन अचानक यह तार बस एक धक्का खाकर रुक गई। मैं चौंक कर जाग सी पड़ी और बस से उतरकर पैदल ही अस्पताल की तरफ चल पड़ी। पता चला मिलने का समय 12 बजे से है। उफ, अभी तो पूरा 1 घंटा पड़ा है। मैं गेट से आने जाने वालों को देखती हुई समय काटने लगी। ध्यान अटक कर फिर ताई जी पर चला गया। ताई जी इतनी कठोर हो गईं कि अपनी बीमारी की खबर तक न भिजवा सकी। एक बार यह भी न जानना चाहा कि बचपन की सखी की जिस धरोहर को वो पाल पोस रही थी वह सुरक्षित हाथों में है या नहीं, जिंदा है या मर गई। मेरा मन भर आया। जी चाहा अभी ताई जी के पास पहुंचकर खूब लड़ूं। कोलाहल सुनकर मेरी तंत्रा भंग हुई। देखा पूरा लॉन मिलने जुलने वालों की भीड़ से भर गया। मैं धुंधलाई आंखें पोंछने के लिए दूसरी तरफ घूम गई, जहाँ पीले सुनहरे फूलों से लदा अमलतास का एक वृक्ष कुछ झुका ठिठका सा खड़ा था, मानो लोगों की कानाफूसियां सुनने का प्रयत्न कर रहा हो। गेट खुल गया था। मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। मैं वार्ड नंबर, बेड नंबर आदि पूछती तेज कदमों से कमरे तक पहुंची। देखा ताई जी बेड पर पड़ी चुपचाप छत को ताक रही थीं। मैं उनके पलंग के पास जाकर खड़ी हो गई। ताई जी की हालत देखकर जी भर आया। गुलाब के फूल सा खिला रहने वाला चेहरा मुरझाकर काला पड़ गया था। गोरे गोरे चिकने हाथों की जगह 2 सूखे ठूंठ से रह गए थे। 2 साल के भीतर इतना बदलाव। मुझे देखते ही ताई जी के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मधु, तू आ गई बिटिया? रोकते रोकते भी आंखें बरस पड़ी। ताई जी के सीने से लगकर मैं देर तक रोती रही। मेरे बालों पर हाथ फेरती ताई जी निःशब्द आंसू बहाती रहीं। मन का आवेग कम होने पर मैं रुंधे गले से बोली, तुम्हारी यह हालत हो गई और मुझे खबर तक नहीं दी। मैं क्या इतनी बेगानी हो गई थी? लड़कियां तो होती ही हैं बेगानी। फिर तुम तो पहले ही बेगानी हो गई थी। तुमने एक बार भी न सोचा मुन्नी कि उन लोगों के बीच हम हमेशा तुम्हारे लिए ही लड़ते थे, तो किसी विश्वास पर ही ना। पर तुमने तो हमारा वह विश्वास ही तोड़ दिया। हम तो मुंह दिखाने काबिल न रहे। जिस मधु को हमने अपने बच्चों से बढ़कर माना, पाला पोसा, उसी ने हम पर जरा सा विश्वास न किया। जानती हो तुम्हारे जाने के बाद हम पर क्या बीती? ताई फफकती से सकती कहे जा रही थी। वही बाबूजी जो यह भी नहीं जानते कि उनकी बेटी की शक्ल कैसी है। कहते हैं अपनी बेटी होती तो देखता कैसे ऐसा कदम उठाने देती। ताई का कंठ रुंध गया। और वे दादी जो उठते बैठते तुम्हें कोसती थी, कहती अरे अपनी लड़की होती क्या ऐसे खाली हाथ जाने देती? उस बिन माँ की बच्ची को बिगाड़ कर अपना घर भर रही है। मैं स्तब्ध सुनती जा रही थी। हमें तुम्हारी सब चिट्ठियां मिल गई थी बिटिया, लेकिन हमने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। अगर ये लोग तुम्हारा पता पा जाते तो हमारे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी दुभर कर देते। मैं अब अपने को रोक ना सकी। ताई, तुम्हारे साथ इतना बीता और तुमने मुझे एक बार खबर भी ना दी। इतनी नाराज थी मुझसे? ताई ने मेरा सिर सहलाते हुए रुंधे कंठ से कहा, नहीं मधु, हम तुमसे कभी नाराज नहीं रहे। हमारे मन में सदा यही कामना रही कि तुम जहाँ भी रहो सुखी रहो। हम तो चले जाते पर तुम्हें खबर न देते, लेकिन क्या करें, हमारा भगवान गवाह है। हमने सदा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है। तुमसे मिले बिना प्राण आसानी से न छूटते, इसीलिए तुम्हारे ताऊ जी को हमने अपनी कसम देकर तार करवाया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। ताई ने मेरी पीठ सहलाते हुए कहा, ना रो मत मुन्नी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बिटिया। क्या करें, बच्चे को पालते समय माँ पिता क्या क्या सोचते हैं, यह तुम नहीं समझ पाओगी। बस एक बात हम तुमसे ज़रूर कहेंगे, तुम्हें पालने में हमसे जो कमी रह गई हो वह तुम मत रहने देना, वरना बहुत दुख होता है बिटिया, बहुत दुख होता है। सीने में चुभते सूल की पीड़ा को दबाती मैं भाग खड़ी हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।